बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली अब्बास। प्रोग्राम आओ बात करें के साथ आज का हमारा मौजू है हाउ टू गेट अ गुड जॉब। मैं ये देखता हूँ, लोगों से मुलाकात करता हूँ, और जो एचआर हेड्स हैं, जो सीईओज़ हैं, वो कहते हैं कि हमें लोग नहीं मिलते, और जो लोग हैं वो कहते हैं हमें नौकरी नहीं मिलती। इस मौजू पे हम बात करेंगे क्योंकि शाह साहब का एक वास्ट एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट सेक्टर का भी और गवर्नमेंट सेक्टर का भी। मैं इनसे गुफ्तगू करूंगा कि शाह साहब ने अपनी जो नौकरी है वो कैसे हासिल की, और नौकरी हासिल करने से पहले क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, और जब यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट पढ़ रहे हों उस वक्त क्या करना चाहिए। इन तमाम बातों पे हम डिटेल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं शाह साहब? जी अल्लाह का कर। अच्छा शाह साहब, अब नौकरी के हवाले से एक तो परसेप्शन है, क्रिएट है, जो स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं या हमारे माशरे में या आम लोगों में, कि पाकिस्तान में कोई नौकरी नहीं है, पाकिस्तान में जॉब नहीं मिलती, पाकिस्तान में कुछ करियर नहीं है। मैं जैसे अपने एचआर हेड्स या सीईओज़ या कॉर्पोरेट के लोगों के साथ बैठा होता हूँ, वो कहते हैं हमें लोग नहीं मिलते। हम एक इश्तिहार देते हैं अखबारों में, सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोगों के हम इंटरव्यूज़ करते हैं, लेकिन हमें जो लोग मिलते नहीं हैं। अब थोड़ा सा इसका सिनेरियो बयान कीजिए, फिर मैं आपकी तरफ सवाल पे आऊँगा। देखिए, हमें अपने जहन में एक बात रखनी चाहिए कि हर जॉब की अपनी एक रिक्वायरमेंट है कि जो आदमी उस जॉब को परफॉर्म करेगा जी। उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। क्या वो हमारे अंदर हैं? पहला सवाल तो ये है। नंबर 2, हमें एक अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि मुझे कौन लोग पसंद आते हैं। एक आदमी आता है आपके पास नौकरी के लिए, जी बड़ा शैबिली ड्रेस्ड है, जी जी बाल बेतरतीब हैं, शूज़ उसके मिट्टी से भरे हुए हैं, दरवाज़ा खोलता है तो इतना पुरशोर आवाज़ के साथ, जी या इसका दूसरा पहलू ये है कि इतना आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोलता है, बड़ा पुरअसरार हरकत लगती है। जी जी अंदर आता है तो उसके आवाज़ में एक करख्तगी है। ऐसा लगता है जैसे वो डांट रहा है, या इसके बरक्स सूरत ये कि टू सबमिसिव, बहुत ही मीक आवाज़ में बोल रहा है वो। जी जी लेकिन दूसरा आदमी है जो बड़ा आपके पास आया, चाहे उसने फटे पुराने कपड़े पहने हैं, पैबंद लगे हुए हैं, लेकिन धुले हुए हैं, साफ सुथरे हैं, इस्त्री हुए हैं, बाल वेल अरेंज्ड, शूज़ चाहे फटे हुए हैं, 10 जगहों पे उस पैबंद लगे हैं, लेकिन साफ हैं, चमक रहे हैं, और वो दरवाज़ा खोलता है बड़े आराम से और अंदर आके आपको सलाम करता है। अस्सलाम वालेकुम सर, सर मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ, आपका लेटर आया था। तो आप उसको कहते हैं बैठ जाएं, तो वो आराम से बड़े कॉन्फिडेंटली बैठता है। जी थैंक यू सर। आप उससे बात करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब देता है, जिसको हम कहते हैं क्रिस्प एंड प्रिसाइज। जी जी तो आप उससे पूछते हैं कि आपकी उम्र क्या है, तो सर जवाब देता है, सर दिस जुलाई आई टर्न 26। जी यही बात है कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम किस तरह बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से ड्रेस्ड अप आए हम। अगर मैं आम हालात में पैंट शर्ट पहनता हूँ, उस दिन सूट वूट पहना हुआ है, तो बावजूद कंट्रोल करने के मेरी बॉडी लैंग्वेज बताएगी मैं तंग हो रहा हूँ, टाई बांध के कोट पहन के, वो अच्छा तासुर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं जो ड्रेस रोज़ पहनता हूँ उसी ड्रेस में जाता हूँ,
और बड़ा कॉन्फिडेंटली वहाँ जाके बैठ के बात करता हूँ, तो उसके अंदर 90% चांसेस हैं कि मैं ले लिया जाऊंगा। प्रोफेशनल स्किल्स बाद में आती हैं। सही। और प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर एक कमाल बात यह है कि बड़ी जल्दी सीख जाता बंदा। ठीक। मेरे साथ एक लतीफ़ा हो चुका हुआ है। जी जी। एक अमेरिकन फर्म ने मुझे बुलाया, टेलीग्राम आई मेरे नाम, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि कौन लोग हैं, क्योंकि उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, नाम वगैरह। चला गया तो वहाँ जाके पता लगा कि ये एक अमेरिकन कंपनी है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में डील करती है। वो पाकिस्तान में फैक्ट्री सेटअप करना चाह रहे हैं, तो आए हैं, उसके लिए आदमी इनको चाहिए। तो जब इंटरव्यू हो रहा था मुझे क्लियर हो गई एक बात कि ये एग्रीकल्चर से मुतालिक कंपनी है। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मेरा ख्याल है कि मैं शायद इसके लिए प्रॉपर आदमी नहीं हूँ। ठीक। क्योंकि एग्रीकल्चर के बारे में इल्म होना तो बड़ी दूर की बात है, मैं कभी गांव भी नहीं गया। तो उन्होंने जो इंटरव्यू कर रहे थे मेरा, उन्होंने सुनी अनसुनी एक कर दी। ठीक। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो हमें 5 मिनट दे दें, 5 मिनट के बाद हम दोबारा बात करेंगे। ठीक है। ओके। शायद पोजीशन क्या थी बताएंगे? हाँ, वो हेड ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। हेड ऑफ मार्केटिंग। ठीक। 5 मिनट के बाद उन्होंने दोबारा बुलाया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या सैलरी लेंगे। एक बड़ी पुरानी बात है। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि अब ये सीरियस है मुझे अपॉइंट करने में। तो मैंने फिर एक बार उनसे अर्ज़ की कि आप यू आर बेटिंग ए रॉन्ग हॉर्स, क्योंकि अंग्रेजी में बात हो रही, फॉरेनर्स थे जी। तो उसके जो हेड ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड था वो कहता हाउ। तो मैंने उसे कहा कि ये विंडो में से वो सामने दरख्त नज़र आ रहा है, अगर आप मुझे ये पूछें कि वो दरख्त किस चीज़ का है, मैं नहीं बता सकता। उसने कहा कि ओके यू लीव दिस टू अस। फिर मेरे ख्याल उसे एहसास हुआ कि शायद ज़्यादा उसने बिटर बात कह दी, तो कहने लगा कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास क्वालिफिकेशंस हैं, किसी भी जॉब में आप जाएंगे इस लेवल पर, वेयर यू आर हेडिंग अ डिपार्टमेंट और वेयर यू आर हेडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन जी, 80% कॉमन है, हाँ कोई फील्ड है, सिर्फ 20% टेक्निकलिटीज़ हैं, एंड दैट वी आर श्योर कि आप इसको 2 महीने में सीख जाएंगे। सही। तो मैंने दिल में सोचा कि ठीक है, तुम कुएं में छलांग लगाना चाहते हो लगा लो, मेरा क्या, मुझे तो जॉब करनी है, मैं कर लूँगा। लेकिन मुझे हैरत हुई कि 15 दिन के बाद, मैं ये तो नहीं कहता मैं मास्टर जी जी हो गया था उस जॉब का, लेकिन एक अच्छी कमांड हासिल हो गई थी मुझे टेक्निकलिटीज़ पर भी, सिर्फ 15 दिन में। तो मुझे उनकी विजडम की तारीफ करनी पड़ी कि बड़ी दूर की नज़र है उनकी, और एक नई चीज़ मैं भी सीख गया कि ये अहम नहीं है कि उस फील्ड का, उस ट्रेड का बंदा एक्सपर्ट हो, बुनियादी एक्सपीरियंस है उसके पास, एजुकेशन है, तो वो फिर बड़ी जल्दी सीख जाएगा। जब हम कहीं जाते हैं, इंटरव्यू करने वाला वो आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी को बहुत कम चेक कर रहा है। ओके। जब हम बात कर रहे होते हैं तो इंटरव्यू करने वाले के जहन में एक हमारी पिक्चर बनती चली जा रही है
मैं लाख ये कहूँ कि साहब मैं हार्वर्ड का जी जी पीएचडी हूँ, वो मेरी गुफ्तगू से एक पिक्चर पेंट कर रहा अपने जहन में। वो पिक्चर अगर कह रही कि मैं तो कॉरपोरेशन के प्राइमरी स्कूल से भी 5 जमात भी पास नहीं कर सका, तो मैं लाख उसको डॉक्यूमेंट दिखाऊं, वो नहीं लेगा मुझे। सही। तो मुझे अपने आप को तैयार करना चाहिए, इसमें इंडिविजुअल्स का ज़्यादा फॉल्ट नहीं है। शायद आपकी वालदा का भी यही रवैया हो, लेकिन हमारी वालदा का तो था कि अगर स्कूल जाते वक्त, स्कूल भी कौन सा, प्राइमरी स्टैंडर्ड, जी अगर रात को मैंने जूते नहीं पॉलिश करके रखे जी जी और सुबह जूते मेरे मैले हैं तो मेरे पाँव पे ही चिमटा पड़ता था। बाल नहीं बनाए तो सज़ा ये मिलती थी कि वो बजाय कंघे से मेरे बाल अरेंज करने के, जी जी एक कंघी होती थी बारीक बारीक, उसके वो मुंह बना होता था, जी जी उससे बड़े गुस्से में दबा के बालों के अंदर फेरती थी, तो आके बार बार कान से टकराती थी, जख्मी हो जाता था कान। ये सज़ा मिलती थी। ये वहाँ से ग्रूमिंग शुरू होती है, स्कूल के अंदर भी। मेरी एक बेटी, उनकी यहाँ से शिफ्टिंग हो गई टू यूके, जी जॉब की कंपल्शंस थी। उनकी एक बेटी थी जो यहाँ से ऑब्वियसली शायद क्लास 1 में पढ़ती गई या क्लास 2 में, वहाँ स्कूल में दाखिल हो गई। तो मेरी बेटी ने रियलाइज़ किया कि उसकी बेटी जो कुछ सीख के आई थी वो भी दिन ब दिन भूलती जा रही है। तो प्रोग्रेस करने के बजाय वहाँ रिग्रेशन, ठीक, वो लूज़ कर रही है हर चीज़। तो 4-5 महीने के बाद एक दिन वो हेड टीचर के पास चली गई, स्कूल की जो इंचार्ज थी, और उससे कहा कि इस तरह से हम पाकिस्तान से इधर शिफ्ट हुए, ये बच्ची वहाँ बड़ी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थी और इसे बहुत कुछ आता था, जी जब से आपके स्कूल में आई है ये चीज़ें लूज़ कर रही है। जवाब क्या आया कि यस यू आर राइट, हम इसको एजुकेट नहीं कर रहे हैं। तो ये जवाब बड़ा हैरत अंगेज था जी। तो मेरी बेटी ये समझी कि शायद वो तंजन कह रही है या क्या। तो उन्होंने कहा कि क्यों आप इसको एजुकेट क्यों नहीं करती। हाँ। कहा कि जिस एज में ये है और जिस स्टैंडर्ड में ये पढ़ रही है, इसमें एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। एजुकेशन ये खुद हासिल कर लेगी लेटर ऑन। सही। हम इसको सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि इसके अपने राइट्स क्या हैं और उन राइट्स की हिफाजत कैसे करनी है, और दूसरे आदमी के राइट्स क्या हैं और उनको रेस्पेक्ट कैसे करना है। ये इसकी ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो मैं जब बेटी से मिला तो उसने मुझे वो बताया कि वो ये कमाल की थिंकिंग के लोग हैं। तो मैंने कहा बेटे वो सही कह रही है, बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट यही है। तो मैंने वहाँ के सिस्टम को स्टडी जिस हद तक कर सकता था करने की कोशिश की। जी जी। कि मुझे क्यूरोसिटी थी एक बड़ी शदीद कि ये हमारी तरह के इंसान हैं, अल्लाह ने हमारी तरह इनको दिमाग दिया है, 2 आँखें, 2 कान, 2 हाथ, कहीं कोई इजाफी चीज़ नहीं है इनके पास। रगी जहानत तो शायद हम लोग उनसे ज़्यादा ज़हीन लोग हैं। क्या वजह है कि ये तरक्की करते हैं हम तरक्की नहीं करते। मैं ये जानना चाह रहा था। सही। तो मैं ऊपर के लेवल से शुरू हुआ, नीचे आता गया, तो उनके मैं एजुकेशन सिस्टम पर आ गया कि एजुकेशन सिस्टम उनका क्या है।
क्योंकि ऊपर से जब मैं तहकीक करता आ रहा था जी जी तो एक चीज़ वाज़ेह हुई कि इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनका गैंगस्टर है जी। उसके अंदर भी चीज़ें पाई जा रही हैं। हम्म। जो इनका डिसीजन मेकर है उसमें उसके अंदर भी बुनियादी तौर पर वो चीज़ें मौजूद हैं। जो इनका ग्रॉसरी शॉप का मालिक है उसमें भी वो हैं। तो तहकीक ने ये बताया कि असल में ये स्टूडेंट लाइफ से इनके अंदर होती हैं। तो जब मैंने देखा कि क्या है तो पता ये लगा कि बच्चा जब प्री स्कूल में दाखिल होता है, प्री स्कूल क्लासेस में, नर्सरी जी जी। जिसे हम नर्सरी कहते हैं, वहाँ उनकी एजुकेशन का सिस्टम हमसे बड़ा मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ उस लेवल पर बच्चे को राइम सिखाते हैं। तो दो बड़ी मशहूर राइम बहुत ही कॉमन, बाबा ब्लैक शीप, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये दो इस तरह की राइम सिखाते हैं। वहाँ वो नहीं सिखा रहे। वहाँ क्लासरूम में भी बच्चों को नहीं बिठाते। वो क्लास है 25 बच्चों की, ठीक। उन 25 बच्चों को उनकी टीचर लिए हुए स्कूल में फिरती है और दरख्त दिखा के कहती है कि ये ऐसी चीज़ है जो तुम जैसे 26 बच्चों को के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और उस ऑक्सीजन से तुम जिंदा रहते हो। सही। घर में जो तुम्हारा बेड है, जो टेबल है, जो डाइनिंग टेबल है जिस पे बैठ के तुम खाना खाते हो, जी जी, उसके लिए लकड़ी ये प्रोवाइड करता है। ये हमें धूप से बचाता है, ये हमें बारिश से बचाता भी है और बारिश बरसाने में इंस्ट्रूमेंटल भी है। यस, बिल्कुल सही। तो इस तरह वो उसकी सारी खूबियाँ गिनवा रही है और गिनवा के आखिर पे कहती है कि लुक दिस ट्री डज सो मच फॉर अस, लेट्स वाटर इट। तो वो पानी उन बच्चों के साथ दे रही है। अच्छा, सर ब्रेक का वक्त हो गया, अगर आप इजाज़त दें तो ब्रेक से फिर वापस आके हम यहीं से अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ बात करें। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू शाह साहब ने की, जो बड़ी तहकीक जो थी शाह साहब की कि क्यों हमारा यहाँ वो ग्रूमिंग नहीं हो पाती जो कि वेस्ट करता है, और कितने खूबसूरत तरीके से दरख्त को एक्सप्लेन किया कि इसकी क्या वजूहात हैं, उसकी डेप्थ में गए और फिर बताया कि ये हमें पानी भी प्रोवाइड करता है। तो जब आप रीजनिंग पे और डेप्थ पे चलते चले जाते हैं बात की, तो वो खुद ब खुद इंसान का दिल करता है वो काम करने, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली, इमोशनली और स्पिरिचुअली इतना कन्विंस हो जाता है कि फिर वो खुद ब खुद सारी ज़िंदगी उसके अंदर वो चीज़ आती है और वो काम उस पर करते रहते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ बात करें। सरफराज शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। हम बात कर रहे हैं कि जॉब कैसे हासिल की जाए, और जब भी इंसान ज़िंदगी में पहली दफ़ा जाता है इंटरव्यू देने के लिए तो उसके अंदर बड़ा खौफ होता है और उसकी एंजाइटी लेवल बड़ा होता है। उसके साथ साथ उसके अंदर बहुत सारे ख़यालात चल रहे होते हैं जिसकी वजह से वो परफॉर्म भी नहीं कर पाता जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है। तो शाह साहब, मैं ये देखता हूँ जब स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए ख़ास तौर पर जब पहले इंटरव्यू के लिए जाते हैं, रात को कॉल आ गई इंटरव्यू की, तो रात को ही वो ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो गया एंजाइटी होनी शुरू हो गई। तो मैं ये चाहूँगा कि इसका एक तो हल क्या है, और अपना आप ज़रूर ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जब ज़िंदगी में आपने पहला इंटरव्यू दिया था, उसकी प्रिपरेशन कैसे की थी और किस इदारे में और किस पोजीशन के लिए दिया था? देखिए, पहला इंटरव्यू जो मैंने दिया था वो शायद आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना हो या वो एक्सेप्टेबल ना हो वो बात। मैंने ज़िंदगी में कई एक इंटरव्यू दिए जी। और मेरा ख्याल है शायद एक आध कोई ऐसा हो जहाँ कामयाब ना हुआ हूँ। अच्छा।
उसके पीछे बात ये नहीं कि मैं कोई काबिल आदमी था, काबिल तो बिल्कुल ही नहीं। जी। सिर्फ एक चीज़ ज़रूर थी कि जैसे पहले इंटरव्यू पे भी गया तो मेरे जहन में एक बात थी कि व्हाट इज़ दी वर्स्ट केस सिनारियो, जी। क्या हो सकता है, वर्स्ट कम वर्स्ट, हाँ। आई वोंट गेट दिस जॉब, दैट इज नो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा क्या होगा। कुछ भी नहीं। वो ये कहेंगे जी सॉरी हमें आपकी समझ नहीं आई तो हम आपको ये जॉब ऑफर नहीं कर सकते। नहीं, वैसे ही अगर कह दें कि डोंट वेस्ट आवर टाइम, जस्ट गेट लॉस्ट, ये एक कोई बात नहीं। ये भी उससे बस आपने सिनेरियो में बयान कर दिया, ठीक है। नतीजा उसका क्या हुआ कि मैं इतना रिलैक्स था एज इफ कि मैं इंटरव्यू देने नहीं आया बल्कि इंटरव्यू लेने आया हूँ। सही। तो वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ, चूँकि जहन से बोझ हट गया हाँ। कि क्या कर लेंगे, इनकार कर देंगे, इनकार। कोई बात नहीं। तो वो एक मेरा एक तो मैनर मेरे बड़े रिलैक्स थे, जी जी। कॉन्फिडेंट था, तो आराम से कैजुअल अंदाज में इंटरव्यू दे दिया। उन्होंने रिटन टेस्ट लिया, वो भी दे दिया। ठीक। दूसरे टेस्ट के अंदर इससे बड़ा एक कमाल हुआ। जी जी। वो एक बहुत बड़ा अदारा था उसके लिए, तो कराची उनका हेड ऑफिस था, जी। हकीम सन्स बिल्डिंग में वेस्ट वार्फ पे। वहाँ गया तो वहाँ तो पता लगा कई दर्जन लोग बैठे, ठीक है। पर्चे दे रहे हैं जैसे इम्तहानी मरकज़ में होते हैं। जी जी। तो वो मैं उन दिनों अभी मेरा ख्याल है 25 साल का हूँगा, जी। वो सब के सब 40+। अच्छा, एक्सपीरियंस्ड। क्योंकि कराची से मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं था, तो मेरे बहनोई थे कराची में जी जी। जो ख़ुद PIA में उन दिनों इंजीनियर थे, तो वो मुझे लेके गए थे। तो मेरे साथ थे, तो मैंने उनसे कहा कि भाईजान वापस चलते हैं, आई स्टैंड नो चांस। अब हम वो वेटिंग एरिया में बैठे थे, जी जी। तो मुझे कहने लगे कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तो सिर्फ तुम ही लिए जाओगे इस पोजीशन पे। अच्छा। तो मैंने दिल में सोचा कि ये सिर्फ मुझे एनकरेज करने के लिए दिल कह रहे हैं रखने और के लिए कोई कह बात रहे हैं, नहीं। ताकि इंटरव्यू अच्छा दे के आऊं मैं। तो वो चूंकि बहनोई थे, तो मैं आउट ऑफ रेस्पेक्ट चुप कर गया, खामोश हो गया आगे से। जी। इतनी देर में एक साहब अंदर से आए और कहने लगे कि मिस्टर सरफराज, तो मैं उनके साथ चला गया अंदर। उन्होंने इंटरव्यू किया और कहने लगे कि रिटन टेस्ट है। तो वो ले गए, जाके बिठा दिया। मैंने रिटन टेस्ट, वो अभी पहले जो मुझसे थे वो तो लिख ही रहे थे, जी जी। तो मैं पेपर भी दे के आगे बैठ गया। ठीक है। तो थोड़ी देर में फिर वही साहब अंदर से बरामद हुए, तो कहने लगे कि दोबारा इंटरव्यू आपका आइए। ओके। इंटरव्यू हो गया, तो मुझे कहने लगे कि व्हाट डू यू थिंक इफ वी सेंड यू टू लाहौर। अच्छा। वो ये जिस पोजीशन के लिए मैं आया था वो कराची की थी। ओके। तो मैंने कहा आई लव टू गो देयर। तो जो हेड थे उनका नाम था HA नाखुदा, ठीक है। आगा खानी थे। तो कहने लगे कि व्हाई वुड यू लव इट। तो मैंने कहा जी आई एम फ्रॉम लाहौर। सही। कहते हैं ओह इज दैट सो, यस। चुपचाप उन्होंने कहा क्योंकि यू विल हियर फ्रॉम अस सून। और पोजीशन क्या थी जॉब की? वो थी मार्केटिंग ऑफिसर। ओके। बाहर आया, बहनोई के साथ में बैठा, चला गया। उसके बाद रात को मैं वापस दोबारा आ गया उधर से। कुछ दिन के बाद लेटर आया कि आप लाहौर ब्रांच है हमारी, वहाँ जाके रीजनल मैनेजर हैं आइए ज़ुबैरी, उनसे मिल लीजिए। ठीक है। उनके पास चला गया, उन्होंने इंटरव्यू किया। तो इंटरव्यू के बाद हाथ मिलाया, चले आए। ठीक। कुछ दिन के बाद अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। सही। तो मैंने बहनोई को रिंग किया। तो मैंने कहा भाईजान आप तो बड़े पक्के पक्के वली अल्लाह हैं। सही। तो हाउ डिड यू नो कि मैं ले लिया जाऊंगा। हाँ।
मैं कहा बस मैं जानता हूँ कि मैंने भी इंटरव्यू दिए हैं। अच्छा अच्छा। तो ये जॉब तुम्ही को मिलनी थी। तो दूसरे जॉब में तो इस तरह से हो गया था। तो तीसरा जॉब गवर्नमेंट के साथ था। ठीक है। तो उसमें डॉक्टर मुबशर हसन वो हेड कर रहे थे, एक अमीन साहब थे, वो 2 और मिनिस्टर्स थे। सही। तो वहाँ भी जाके बैठा है ऐसे बकौल एक साहब के कि यार तुम तो इस तरह से अंदर बात कर रहे थे जैसे इनका इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए हो। तो मैंने कहा ये मुझे बताइए, हाँ। अल्लाह का शुक्र है जी। कि मैं एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही हैंडसम सैलरी पर काम कर रहा हूँ। ये गवर्नमेंट ने मुझे क्या देना है? जी। तो क्या होगा, जॉब नहीं देंगे? मैं तो लगा वो जॉब में और बड़ी रेस्पेक्टेबल जॉब पर हूँ। सही है। बात ये है कि आपने चूंकि मुझसे पर्सनल एक्सपीरियंस पूछा था इसलिए मैंने बयान कर दिए। जी जी। की नोट इसके अंदर ये है कि आप सर पे ये भूत सवार ना होने दें कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी तो क्या क़यामत टूटेगी। लेट मी एश्योर यू इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। यस। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कह सकते हैं आपसे कि सॉरी आप सूटेबल नहीं हैं। क़यामत नहीं आएगी, हम दूसरी जगह ट्राई कर सकते हैं। सही। ये सही है कि ज़रूरत होती है हर शख्स की जॉब की, लेकिन अगर एक जॉब नहीं मिल रहा है तो आप अपने सर पे उस नाकामी को सवार कर लें और आइंदा के अपने आपके दरवाजे उस खौफ से बंद हो जाएंगे। जी जी। तो अपने आप को नॉर्मल रखिए। जॉब न मिलने से कोई क़यामत नहीं आएगी। सही है। जब आप नॉर्मल रहते हैं जी जी। तो ना तो आप ओवर होते हैं अपनी गुफ्तगू में और ना मीक होते हैं। योर नॉर्मल सेल्फ। सही। ये बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता है कि इंटरव्यू के लिए जब जाएं तो यू शुड बी योर नॉर्मल सेल्फ। पोज मत कीजिए कहीं। सही। तो ये क्योंकि सामने बैठा हुआ आदमी जी जी। ये नहीं देख रहा कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये नहीं देख रहा मैं प्राइमरी स्कूल में कहाँ पढ़ता था, वही देख रहा है कि मैं आज क्या हूँ, क्या मैं इस अदारे के लिए यूज़फुल हूँगा या नहीं हूँगा। जहाँ तक प्रोफेशनल स्किल की बात है, इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग दे लिया करते हैं। जी जी। हमारे यहाँ सैकड़ों लोग तालीम पाते हैं, प्रोफेशनल तालीम, प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज हम लोग बड़े खुले दिल से कराते हैं लोगों को। वो मसला नहीं होता। हमारा मसला ये होता है कि आपके पास बेसिक एबिलिटीज़ हैं कि नहीं हैं। ठीक है। आप एज ह्यूमन बीइंग क्या हैं। मसला हमारा ये है सारा। सही। इसलिए डर खौफ नहीं होना चाहिए। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में आपको शायद सब लगता है कि जॉब्स हैं, वैसे आपने तो बड़ा मसला एक जुमले में बड़ा हल कर दिया है कि आप सोचें कि वर्स्ट क्या होगा। वो कहेगा कि जॉब मैं आपको नहीं दे सकता, या उससे वर्स्ट आपने कहा कि आप वो कहेगा जी गेट आउट फ्रॉम हियर, डोंट वेस्ट आवर टाइम। यानी कि इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। That's the end. दिस इज द एंड। अच्छा शाह साहब, लगता है आपको कि जॉब्स पाकिस्तान में हैं? बहुत हैं। तो ये परसेप्शन कहाँ से और क्यों क्रिएट हुई है कि पाकिस्तान में देयर इज नो जॉब्स? नहीं, वजह ये है कि मैं जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, जी जी, मेरे अंदर वो तमाम चीज़ें नहीं हैं जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट। ओके। मैं बाहर निकलता हूँ उनको गालियाँ देता हुआ, दिल में जी जी। बुरा भला कहता हुआ, ये नहीं सोचता कि मेरी नाकामी के पीछे क्या वजह हो सकती है। या जब उन्होंने इनकार किया है जी तो ये मेरा हक है कि मैं उनसे बड़ा पोलाइटली इन ए वेरी डिसेंट वे ये पूछ लूँ कि साहब मुझे रिजेक्ट करने की अगर आप मुझे वजह बता देंगे तो आई वांट टू इम्प्रूव, तो ये मुझे हेल्प कर देगी
कि मैं अपनी उस खामी को दूर कर लूँ। वैसे वो बड़ा पॉजिटिव लेंगे इस बात को। ओ यस, वो कहेंगे इसमें तो बड़ा डिफरेंट इसने बात की है। हो सकता है डिसीजन चेंज कर दें। यस, बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता बयान किया आपने। तो ये हमारा हक है कि हम पूछ लें उनसे और वो बता देंगे, बड़ी खुशी से बताएंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगा तो वो खामी नहीं होगी मेरे अंदर। बिल्कुल ठीक। ये एक किस्मत से ज़्यादा आर्ट है कि इंटरव्यू में हम कैसे जाते हैं। सही। किस्मत में शाह साहब में आने लगा था। अमूमन ये होता है कि आपने इंटरव्यू दिया, आप रिफ्यूज़ हो गए, आप वापस आ गए टूटे दिल के साथ, और आपने 4 जुमले बोले गुजरते हुए। आम तकरीबन ये सब लोग यही बोलते हैं कि मेरी किस्मत में नहीं था ये जॉब, यहाँ तो नौकरी सिफारिश से ही मिलती है। तीसरी बात ये कि इन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को रख लिया होगा। चौथी बात ये कि हो सकता है इन्होंने मेरी पंजाबी होने की वजह से या मेरे बलोची होने की वजह से इन्होंने इसलिए मेरे अंदर डिस्क्रिमिनेशन की, ये अपने लोगों को ही रखते हैं। ये 4 जुमले बोलता हुआ वो शख्स इंटरव्यू रूम से वो बाहर निकलेगा और कहेगा जी मेरी किस्मत ख़राब है या मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। बिल्कुल ऐसे ही होता है, ये आपने बड़ा सही कहा। ये हम और ज़िंदगी के और मामलात में भी यही कुछ रवैया हमारा, ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। मुझे अपनी, फ़र्ज़ कर लीजिए अपनी बेगम से 10 शिकायत हैं जी, मैं हर वक्त वही रोना रहूँगा। कभी ये नहीं सोचूंगा कि वो ऐसा बिहेव क्यों करती हैं, मेरे अंदर क्या खामी है, मैं कैसे उन्हें अनॉय करता रहता हूँ कि वो इस तरह बोले। जिस दिन मैंने ये सोच लिया मामला ठीक हो जाएंगे। तो जिस दिन, इसलिए मैं एक बात कहता हूँ, आपके साथ भी किसी प्रोग्राम में अर्ज किया था कि अपने दिल से नाकामी का खौफ निकाल दें, बल्कि नाकामी को कामयाबी का जीना समझिए। ओके। तो जब ये खौफ खत्म हो जाएगा नाकाम होने का, सही, हम कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है कि आप नाकामी को कामयाबी का जीना समझिए, आप कामयाब होते चले जाएंगे। ठीक, चलो ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक से आप वापस आके हम यहीं से अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ बात करें। एक बहुत ही मुश्किल सवाल लगता है जब इंटरव्यूअर कर रहा होता है कैंडिडेट के साथ, वो सवाल है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ब्रेक से वापस आके मैं शाह साहब से ये पूछूंगा कि इसका क्या जवाब होना चाहिए। अमूमन ये देखने में आया कि जैसे ही इंटरव्यूअर पूछता है आपसे कि वो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप कहते हैं जी आई एम दिस माई नेम, आई लिव हेयर, मैंने ये एजुकेशन हासिल की हुई है, और ये सारा कुछ उसकी सीवी पे भी नज़र आ रहा होता है। तो इसका क्या प्रॉपर जवाब होगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ बात करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ बात करें। सरफराज शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और शाह साहब ने कहा कि जो खौफ है ना, असल में ये है सारी फसाद की जड़, और ये है आपके अंदर हर्डल्स, और अगर आप नाकाम होते रहेंगे तो वो कामयाबी की तरफ आप बढ़ते रहेंगे। जैसे कि अगर आप फेलियर्स हैं, अगर आप फेलियर का वर्ड चेंज करके उसका नाम स्टेज रख दें, तो जितना ज़िंदगी में आप फेल होते रहेंगे आप उतनी सीढ़ियाँ उठते चढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर आप खौफज़दा हो गए तो फिर दरवाज़ा आपका वो बंद हो जाएगा। शाह साहब, अक्सर एक सवाल होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इसमें ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आती कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो कहते हैं जी आई एम दिस, माई नेम इज़ दिस, और मैं फैसल टाउन में रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स ये करते हैं, मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, और मैंने हॉबीज़ मेरी मूवीज़ देखना है, किताबें पढ़ना है। अच्छा, वो अब ये 2-3 मिनट का ये सारे जवाब देना शुरू कर देते थे। अच्छा, और वो ये नहीं सोचते कि ये सारी चीज़ें तो सीवी पे लिखी हुई हैं, तो फिर ये कौन सा वाला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ है। इसमें मैंने अक्सर लोग देखा है, बल्कि अगर आप इसको 95% लोग कहें तो वो गलत ना होगा, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कि इसका क्या जवाब दें। तो आप बताएं कि जब आपसे कोई पूछे इंटरव्यू में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो इसका क्या जवाब होना चाहिए।
इस सवाल के जवाब में जो हमसे गलती होती है वो ये नहीं होती कि मैंने अपना नाम बताया, वालिद साहब का नाम बताया, एड्रेस बताया और एजुकेशन नहीं। जी जी। वो तो वो अगला झेल लेता है। ठीक है। असल गलती हम वहाँ करते हैं जहाँ हम अपने आप को खूबियों का मरक्का बना के पेश कर देते हैं कि मैं अपनी खूबियाँ ही खूबियाँ बयान कर रहा हूँ। सही। और जो जो मैं अपनी खूबियाँ बयान कर रहा हूँ, इंटरव्यू लेने वाला मुझे रिजेक्ट करता जा रहा है इनमें। अगर मैं सिंपल एक बात कह दूँ कि साहब, लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग आई हैव आल्सो माय स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। जी जी। मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं काम को अपने सर पे सवार नहीं करता, ओके। बल्कि मैं काम पर सवार होने की कोशिश करता हूँ। वीकनेस मेरी ये है कि मैं किसी की रूडनेस बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब मैंने बैलेंस कर लिया, एक तरफ अपनी स्ट्रेंथ बयान की, एक तरफ मैंने अपनी खामी बता दी। सही। तो अपने आप को खूबियों का मरक्का मत बताइए, अपने आप को ये मत बताइए मैं तो मजमुआ खूबियाँ हूँ। कहिए लाइक ए नॉर्मल मैन, सही। लाइक ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मेरी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ वीकनेसेस हैं। तो दिस इज हाउ आई फॉर्म ए ह्यूमन बीइंग। अच्छा, ये बड़ा वैसे आपने सिंपल कर दिया कि एक्चुअली में वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। अगर आप उसमें बताना शुरू कर दें। अमूमन शाह साहब, जब इंसान से जब वीकनेस पूछी जाए तो उसके पास जवाब नहीं होता कोई। नहीं नहीं, बिल्कुल होता, क्यों नहीं होता। वो दे नहीं पा रहा होता, बता नहीं पा रहा होता कि क्या वीकनेस है। असल में जब ये मैं कह रहा हूँ ना कि लाइक ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जी जी। मेरी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ वीकनेसेस हैं। अगला बंदा मुझे अप्रिशिएट कर रहा है कि एक तो बड़ी बैलेंस थिंकिंग का आदमी है, ये साफ गो है, दूसरा साफ गो आदमी है, ये कभी कोई चीज़ हमसे छुपाएगा नहीं। ये तीन इम्प्रेशन उसने गैदर किए हैं मेरे ये जुमले से, और ये उसे हेल्प करेगा मुझे जॉब पर लेने में। अगर वो पूछ ले कि अच्छा अपनी कोई वीकनेस जी जी बताइए, तो अगर मेरी वीकनेस जो जेन्युइन है, ऐसे नहीं कोई फैब्रिकेट ना कर लूँ, जी जी, कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं प्रेशर्स को स्टैंड नहीं कर सकता, तो मैं उसको कहता हूँ कि मैं आई क्रिपल अंडर प्रेशर्स। वो उसे एक्सेप्ट करता है, ह्यूमन बीइंग है। मैं उसको कहता हूँ मेरी वीकनेस ये है कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने का शौक है। राइट, वो कबूल कर लेगा। तो अपनी वीकनेसेस को छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो जहांदीद आदमी है जो आपको इंटरव्यू कर रहा है, उसको एक्सपीरियंस्ड आदमी है, उसको मालूम है कि मेरे पास जो भी आया है इसकी अपनी कुछ वीकनेसेस होंगी, सही, कुछ इसकी स्ट्रेंथ्स होंगी। तो जब हम वीकनेसेस छुपाते हैं तो बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन जाता कि ये अपने कसूर, अपने फॉल्ट्स को, अपनी गलतियों को छुपा रहा है। सही, नहीं छुपाएगा भी। हाँ, जब वो ऑर्गेनाइजेशन में जो है। शायद सब रिफ्यूज़ल हुआ है कभी आपको जब आपने कहीं इंटरव्यू दिया? वो भी अगर एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर दें। मेरा ख्याल है शायद एक आध कोई ऐसी चीज़ होगी, वरना अभी तक तो याद नहीं कि मुझे रिफ्यूज़ल हुआ हो। ज़रूर हुआ होगा, एक आध कोई होगा, लेकिन वो याद नहीं है कि वो हुआ था। मुझे इतना ही याद है कि जहाँ कहीं गया अल्लाह ने कामयाबी दे दी। ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में क्या ऐसा करें कि जब 4 साल के बीएस करने के बाद या मास्टर डिग्री लेने के बाद जब वो इंटरव्यूअर के सामने बैठें, उसको क्या क्या आना चाहिए जिसकी वजह से उसको जॉब मिल जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि अपने आप को इस तरह से आप देखिए
कि क्या मैं शीशे में वो नज़र आता हूँ कि ऐसा आदमी अगर मेरे पास जॉब के लिए आ जाए तो मैं इसे ले लूँगा। ठीक है। पहली बात तो ये है, उसी से हमें अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिल जाएगा। जब मैं गुफ्तगू करता हूँ तो मेरे जो बॉडी लैंग्वेज है, मेरे हाथों की मूवमेंट, मेरे सर की जुम्बिश, वो क्या कहती है, ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। सुनने में शायद ऐसा लगे कि मैं बड़ी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों की तरफ ले जा रहा हूँ। जी जी। ये बहुत काउंट करेंगी बातें। हम तो अगले को इनकरेज करते हैं इंटरव्यू के दौरान जी जी कि वो मुझे नेगेट करे। मैं ये देख लूँगा कि ये इसमें ये हौसला है या नहीं है कि मेरे गलत फैसलों को गलत कह सके। हम डर के मारे कि ये मुझे रिजेक्ट कर देगा, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। जी जी जी। बहुत नेगेटिव मैसेज जाता है। शाह साहब, आपने तो बेशुमार इंटरव्यू खुद भी किए हैं। आप मुझे कैटेगोरिकली 3 ऐसी खूबियां बताएं जिसको आप देख के समझते हैं। आपने रिफ्यूज़ल भी बहुत सारे लोगों को किया होगा। जी जी। तो आप 3 ऐसी सर स्किल्स बताएं या खूबी बताएं जिसको आप जब देख लें तो आप कहते हैं कि ये 3 तो मेरे पास आ गई हैं खूबियाँ इसमें, बाकी मैं इसको खुद ब खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूव कर लूँगा, ताकि देखने वाले लोग उन खूबियों पे अपनी वर्किंग करें और इंटरव्यू देने के बाद, इंटरव्यू देने से पहले उन खूबियों पे काम करके जाएं। बात यह है कि मैं अपने स्टाफ में डिसेंट लोगों को देखना चाहूँगा। ओके। पहली बात तो ये है कि डिसेंसी बुनियादी शर्त है। और ये सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरा ख्याल है हर आदमी अपने मातहत डिसेंट लोगों को देखना चाहेगा। ठीक है। तो वो शुड बी डिसेंट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। ओके। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मेरे पास मॉरल करेज कितना है। ओके। अब ये जो मॉरल करेज है, मुझे अपनी गलती को तस्लीम करने के लिए मॉरल करेज की बड़ी ज़रूरत है। मुझे अपनी खामियां तस्लीम करने के लिए मॉरल करेज चाहिए। मुझे अपना पॉइंट एस्टेब्लिश करने के लिए मॉरल करेज चाहिए। तो जिस स्टाफ मेंबर में मॉरल करेज है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा एसेट प्रूव हो जाएगा। ठीक। मैं कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा। जी जी। मैं मॉरल करेज की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप एज ए टीम काम कर रहे हैं, आपके पास 6,000 आदमी, 6,500 आदमी काम कर रहा है, आप एक टीम को लेके चल रहे हैं। आप भी ह्यूमन बीइंग हैं, आपसे भी गलतियां होनी हैं। तो कॉन्फ्रेंस रूम में जब हम बैठे हैं, हम ये पहले दिन लोगों को कह देते हैं कि एज लॉन्ग एज वी आर इन कॉन्फ्रेंस रूम, वी आर ऑल आर इक्वल। जी जी। आप मेरे फैसलों पर खुलकर तनकीद कीजिए, आई विल नॉट टेक इट टू हार्ट। मैं उसको यहीं भूल कर जाऊंगा। सही। अगर मेरे स्टाफ मेंबर्स में मॉरल करेज नहीं है, तो वो अपना नुक्ता नज़र कॉन्फ्रेंस रूम में बयान नहीं कर सकेगा। नहीं करेगा। बिल्कुल सही। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, हमारी मुसीबतों की एक बुनियादी वजूहात में से एक वजह, हम वो कहते हैं जो हमारा बॉस सुनना चाहता है। जी जी जी, बिल्कुल। यहाँ तो पाकिस्तान में तो ये भी गुजरा है, और इसको अल्ताफ गौहर साहब ने कंफर्म किया। जी जी। कि एक वक्त आया कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए जो न्यूज़पेपर के जी जी 2 सफ़े हैं वो अलहदा से प्रिंट कराए जाते थे, जिसमें तारीफ़ें ही तारीफ़ें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो खौफज़दा रहिए
ऐसे सबॉर्डिनेट से जो आपकी हाँ में हाँ मिलाता है। शाह साहब, ये कितनी बड़ी बददियानती है कि आप अपने बॉस को इस तरह से गुमराह कर रहे हैं कि आपकी अपनी पोजीशन जो है वो सेफ रहे। न सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, उसको बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तीसरी सर, ये दो आपने बता दी, एक मॉरल करेज होनी चाहिए और दूसरा डिसेंसी हो। तीसरी एक अजीबोगरीब चीज़ आपसे बताने लगा हूँ जो मैं चेक करता हूँ कि आप लोगों को हकीर तो नहीं समझते। ओके, सही। ये आपको एज टीम लीडर कभी कामयाब होने ही नहीं देगी अगर ये खामी है कि हम दूसरों को अपने से हकीर जाने। आप टीम लीडर नहीं बन सकते कभी। सही है। शाह साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये गुफ्तगू उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी जो अभी जॉब ढूंढेंगे या जो जॉब ढूंढ रहे हैं। बुनियादी तौर पे जो मुझे सबसे बड़ी लर्निंग हुई इस सेशन में वो ये थी कि जब आपको कभी रिफ्यूज़ल होता है, मैं रिजेक्ट का वर्ड भी यूज़ नहीं करता क्योंकि मेरे ख़्याल से किसी भी इंसान को दूसरे इंसान को रिजेक्ट करने के राइट्स ही नहीं है। आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं। रिफ्यूज़ का मतलब ये होता है कि मुझे आप अच्छे नहीं लगे। तो अगर आपको रिफ्यूज़ल आता है कहीं, तो बड़े पोलाइटली, बड़े प्यारे, बड़े धीमे अंदाज में, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ आप उस HR हेड को या CEO को जिसने आपका इंटरव्यू किया उनसे पूछें कि आपने मुझे क्यों हायर नहीं किया और मुझ में क्या गलती थी। फिर आप वो गलती को दुरुस्त कर लेंगे। फिर दूसरे इंटरव्यू में जाएंगे, यही मामला अगर आपके साथ हुआ, वहाँ पे भी आप यही पूछ लें। फिर इस तरह 4-5 जब जगह पे आप जाएंगे, आप इंटरव्यूज़ देंगे, आपको अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। उन गलतियों को दूर करें। छठे या 7वीं जगह पे आपको इंशाल्लाह ताला इंटरव्यू में आपको ज़रूर कामयाबी होगी। मैंने कैटेगरिकली शाह साहब से पूछा है कि क्या पाकिस्तान में जॉब नहीं है, तो शाह साहब ने फरमाया कि जॉब्स पाकिस्तान में हैं, वो स्किल सेट के लोग नहीं मिलते जो ऑर्गेनाइजेशंस को रिक्वायर्ड हैं। इंशाल्लाह ताला आपके साथ अगली एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। आओ बात करें प्रोग्राम के साथ। मैं हूं अली अब्बास। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।